आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा LHV पार्ट सेकंड के जो लेक्चर हैं। चैप्टर 1 है, पेज नंबर 43 है, राबिया खालिद साहिबा की बुक है और इसके हमने आज लास्ट से देखना है और ये लास्ट लेक्चर है हमारा इस चैप्टर का। इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो इसमें कुछ और एजेंसियाँ हैं, जैसे हमने WHO पढ़ा था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और यूनिसेफ पढ़ा था। तो इसी तरह की कुछ चंद और एजेंसियाँ हैं, उनका छोटा छोटा सा तारुफ दिया हुआ है इसके अंदर, वो हमने आज कंप्लीट कर देना है। तो आज की हमारी एजेंसी कौन सी है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको UNDP शॉर्ट में बोलेंगे बेटा। UNDP वाज इस्टेब्लिश इन 1965। ये इस्टेब्लिश हुई थी, कायम हुई थी 1965 के अंदर। ये ऐसे कर लें जैसे जब पाकिस्तान में जंग लगी थी इंडिया और पाकिस्तान की, तो तब ये 1965 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। इस तरह से याद रख सकते हैं। तो बेटा शॉर्ट क्वेश्चन और मरूजी पे ज़्यादा तवज्जो दिया करें। शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से निकाल के जो देखें कि ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। कभी कभार ऐसे टाइम की तंगी की वजह से मैं अक्सर बता नहीं पाता कि शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा या मरूजी। अक्सर औकात मैं बता भी देता हूँ। अब मैं कोशिश किया करूँगा। कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव का बताया करें साथ में। तो अब मैं बताया करूँगा। तो ये मरूजी बन सकती है बेटा, और ये शॉर्ट नोट भी आ सकता है। व्हाट इज़ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो अगर शॉर्ट याद करेंगे, वैसे तो अब ना शॉर्ट और मरूजियाँ ही आ रही हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहे, ठीक है। और शॉर्ट और लॉन्ग याद करेंगे तो आपका पेपर जो है वो अच्छा सा अटैम्प्ट हो जाएगा। 60 मार्क्स की मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव्स हैं और 40 के ना शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो इस तरह से पेपर आता है। तो इसको अब ये MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आने का एक ख़तरा भी है और एक फ़ायदा भी है बेटा। ख़तरा ये है कि उनको ना पूरी बुक मिल जाती है और पूरी बुक में से कई सारे सवाल बना सकते हैं। अब 60 क्वेश्चन, 60 MCQs का मतलब 60 क्वेश्चन हैं, वो उसने पूरी बुक में से तलाश कर करके दिए हैं आपको। और 40 मार्क्स के जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो भी उसने पूरी बुक से तलाश कर करके दिए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन का फ़ायदा ये होता था कि पूरी बुक के अंदर से कोई से 5 दे देता था, वो 5 देने होते थे, इंपॉर्टेंट कर लो तो उसमें से आ जाता था। लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में दिखने में तो हमें आसान लग रहे होते हैं, लेकिन उसको मार्जिन मिल जाता है पूरी बुक को खंगालने का, ठीक है। पूरी बुक के अंदर से आपका टेस्ट लेने का ना उसको मार्जिन मिल जाता है। तो इसलिए हमें थारोली एक एक लफ्ज़ मैं पढ़ाता हूँ, ताकि बच्चों के, अगर मेरे लेक्चर भी सुन रखे हुए तो बच्चों के जहन में कुछ ना कुछ रह जाएगा इंशाल्लाह। तो इसको गौर से देखा करें बेटा। तो UNDP इस्टेब्लिश हुई 1965 में। वाज द ऑब्जेक्टिव, और इसके मकासद थे। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? मकासद। गोल्स भी मकासद होते हैं, एम भी मकासद होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी मकासद होते हैं। टू हेल्प पुअरर नेशंस, कि वो गरीब लोगों की मदद करे। डेवलप देयर ओन होम्स, ह्यूमन एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और अपने इंसानी और कुदरती ज़राए जो हैं वो डेवलप करें, उनमें बेहतरी लाएँ। टू द फुलेस्ट एक्सटेंट, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रसाई हो। जैसे पीने का पानी बेटा रिसोर्स है, ठीक है, आबो हवा रिसोर्स है, दरख्त जो हैं और नहरें, झीलें, ये सारी क्या होती हैं? कुदरती रिसोर्सेज होते हैं। अगर ये मौजूद हैं तो इनमें बेहतरी लाई जाए। अगर मौजूद नहीं है तो कुछ हद तक, जैसे लोगों को पीने का पानी, नलके वगैरह, मोटरें या इस तरह की कुछ डेवलपमेंट की जाएँ। तो ये किसका काम था? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, ठीक है। WHO इज़ द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी। WHO जो है वो एग्जीक्यूटिव एजेंसी थी ऑफ द UNDP की इन पब्लिक हेल्थ प्रमोशंस में। एग्जीक्यूटिंग होता है बेटा मदद करना या अमल में लाना, यानी UNDP को अमल में लाने वाली WHO ही थी। WHO ने ही इसको बनाया। किसको? UNDP को। द मेन एम्स ऑफ UNDP आर एज़ फॉलोज, जो अहम मकासद है UNDP के वो मंदरजा झेल हैं। इंक्रीज़ प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ द फूड, ये प्रोड्यूस करवाती है और प्रोसेस करवाती है जो खाने की अशियाँ हैं, जैसा कि कुछ सब्जियां हो गई या गंदम हो गई, इसमें मदद करती है लोगों की, नए नए तरीके बताती है। टिम्बर, लकड़ी हो गई बेटा, एंड अदर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, और जो दूसरी ज़राअत की कमोडिटीज़ हैं उनमें ये लोगों की मदद करती है, उनको नए तरीके बताती है किस तरीके से आप ये फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा खुराक को पैदा कर सकते हैं। ये क्यों ऐसे तवज्जो दे रही हैं? बहुत सारे ममालिक में बेटा खाना कम पैदा होता है और वहाँ लोगों को भूख का सामना है। तो अगर अच्छे तरीक़ाकार होंगे, अच्छी फसलें काश्त करेंगे, जिससे पैदावार ज़्यादा होगी, तो खाने की कमी नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, इंडिया में खुराक बहुत अच्छी होती है, कमी नहीं है यहाँ पे। एक ही इलाका था ये जब पार्टीशन से पहले, तो यहाँ की आबो हवा अच्छी है, लेकिन कुछ सारे ममालिक हैं जैसे सोमालिया हो गया और बर्मा, इस तरह के लोगों
इस तरह के जो इलाके हैं वहाँ पे उनकी ख़ुद की फसलें इतनी ख़ास नहीं हैं और वहाँ जंग के हालात चलते रहते हैं, तो वहाँ पे ये ज़्यादा इन्होंने काम किया है। एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री, इधर इंडस्ट्री को इन्होंने बढ़ाया और जदीद किया। पावर जनरेशन, पावर कहते हैं बेटा बिजली को, बिजली की जनरेशन को भी इन्होंने जदीद किया और बढ़ाया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट जो है ज़राए आमदोरफ्त जिस पे हम एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं, या हमारी एशियाई खुर्दोनोश जो हैं ट्रकों वगैरह पे लोड होके एक जगह से दूसरी जगह आती जाती हैं, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और कम्युनिकेशन कहते हैं बेटा इंटरनेट, टेलीफोन और ये जो आपके टीवी चैनल वगैरह हैं, ये सारे क्या हैं, कम्युनिकेशन। तो इन सब में बेहतरी लेके आई यूएनडीपी। इम्प्रूवमेंट ऑफ बेसिक एसेंशियल फैसिलिटीज़, उन्हें बुनियादी जो ज़रूरी सहूलियात थी उसमें बेहतरी लेके आई। फॉर एजुकेशन, एजुकेशन में, हेल्थ केयर सेहत से मुतल्लिक, हाउसिंग घरों में, एम्प्लॉयमेंट रोज़गार में, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सोशल सर्विसेज, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो समाजी खिदमात हैं उनमें ये बेहतरी लाई। बेहतरी लाना इसके मकसद में था कि ये तमाम चीज़ों में बेहतरी आए यूएनडीपी का। द ग्रोथ ऑफ मोर सूटेबल ट्रेड, और जो तिजारत है और बेहतर तिजारत जो है उसको बढ़ाया जाए। एंड अदर एडवांसेस टुवर्ड्स द गोल ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर्स, और नई जिद्दत लाई जाए जो नए इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर्स जो हैं उनमें। इंटरनेशनल कहते हैं बेटा पूरी दुनिया में जो लेन देन है, लोगों को ये बताया जाए कि अपनी अशिया को आप दूसरे मुल्कों में कैसे फ़रोख्त कर सकते हैं और वहाँ से दूसरी अशिया कैसे मंगवा सकते हैं। तो ये भी मकसद किसका था, यूएनडीपी का, क्योंकि लोगों को जैसे कि पाकिस्तान में गंदम और सब्ज़ियाँ फल बहुत अच्छे आला होते हैं, लेकिन यहाँ की डिमांड इतनी नहीं है, डिमांड से ज़्यादा है प्रोडक्ट्स, तो उसको हम दूसरे मुल्कों में बेच के ज़र मुबादला और पैसा कमा सकते हैं। एक तो वो चीज़ ज़ाया होने से बच जाएगी, दूसरा जो है उससे कुछ पैसा आएगा। और कुछ चीज़ें पाकिस्तान में कम होती हैं तो वो दूसरे मुल्कों से मंगाई जा सकें। तो लोगों को अगर इस चीज़ का पता चल जाएगा कि किस तरीके से दूसरे मुल्कों में सामान भेजा जा सकता है और वहाँ से मंगवाया जा सकता है, तो लोग पैसा भी कमाएँगे और अपनी चीज़ें ज़ाया होने से भी बचाएँगे। तो ये तमाम चीज़ें सिखाना भी किसके मकसद में सब था, यूएनडीपी के। अच्छे काम इनके बताए जाते हैं बेटा यहाँ पे, और मोस्टली ये जो तंजीमें बनती हैं ये अच्छे कामों के लिए ही बनती हैं। प्रोग्रेस इन द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट कम्प्रीहेंसिव अर्बन रिन्यूअल, ये प्रोग्रेस करना, तरक्की करना, जो देहाती इलाके हैं उनको डेवलप करवाना, और अर्बन जो है अर्बन कहते हैं बेटा शहरी, और रूरल कहते हैं देहाती, और जो शहरी इलाके हैं उनको रीन्यू करना। इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ द वुमेन इन द डेवलपमेंट, और इसमें औरतों का भी हिस्सादारी जो है उसमें बराबरी दिलाना। एंड अदर पायनियरिंग फील्ड्स, और जो कुछ दूसरी नई फील्ड्स हैं उनमें भी जो है औरतों को शमूलियत देना। पायनियरिंग फील्ड कहते हैं बेटा नई चीज़ें जो भी होती हैं ना उनको पायनियर कहते हैं, जो पहले मौजूद नहीं थी, और जो नई चीज़ें बनाते हैं हम, कोई भी रूल बनाते हैं नया या कोई इदारा बनाते हैं किसी भी किस्म का, तो पायनियर कहलाता है। द हेल्थ प्रोग्राम इज़ इनहेरेंटली वन इन विच द यूएनडीपी कैन सपोर्ट कंट्री, सेहत से मुतल्लिक जो प्रोग्राम थे जो पहले से ही मौजूद थे, इनहेरेंटली कहते हैं जो पहले से जिनका वजूद था, जो सेहत के प्रोग्राम थे, इनहेरेंटली वन जो पहले से ही मौजूद थे, इन विच जिसमें द यूएनडीपी कैन सपोर्ट कंट्री, जो यूएनडीपी जिसमें मुल्कों की जो है मदद कर रही थी। एंड फिल इन गैप्स, और गैप्स को जो ख़त्म कर रही थी विदिन अ ब्रॉड एम, और बहुत वसी मकसद के साथ, टू बिल्ड सेल्फ सस्टेनिंग कैपेसिटी इन की सेक्टर्स, और ख़ुद की सेल्फ सस्टेनिंग कैपेसिटी को भी जो है वो इम्प्रूव करना जो है, यानी कि सेहत से मुतल्लिक जो प्रोग्राम हैं उनको सहारा देने के साथ साथ ख़ुद का वजूद भी बरकरार रखने में जो है किरदार अदा करना। ये ना हो कि ख़ुद की साख ख़राब कर ले। द रोल ऑफ यूएनडीपी इज़ कैटलाइज न्यू आइडियाज़, जो यूएनडीपी का जो किरदार था उसमें ये था कि जो नए आइडियाज़ हैं उनको बढ़ाना, टू हेल्प कंट्रीज़, जिससे मुल्कों की मदद हो, टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, ताकि वो अपने मसाइल हल कर सकें। यूएनडीपी इज़ फाइनेंस्ड बाय वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फ्राम वेरियस गवर्नमेंट्स, और यूएनडीपी का जो फ़ंड था, यानी उसका जो रुपया पैसा, ज़ाहिरी बात है कोई भी काम करने के लिए रुपया पैसा चाहिए, तो उसको फाइनेंस भी कहते हैं या फ़ंड भी कहते हैं। तो यूएनडीपी को जो फ़ंड मिल रहे थे वो कुछ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से मिल रहे थे। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कहते हैं कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, या कुछ गरीब भी, जैसे दूसरे मुल्कों में ना वो एहसास वाले लोग
कहलाए जाते हैं। तो वो अपना कुछ ना कुछ फ़ंड जो है वो चैरिटी करते रहते हैं, खैरात करते रहते हैं। तो जो अपनी मर्ज़ी से कुछ देता है उसको क्या कहते हैं, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस। तो यूएनडीपी को कुछ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस मिल रही थी फ्राम वेरियस गवर्नमेंट्स, मुख्तलिफ़ किस्म की गवर्नमेंट से, जिससे ये चल रही थी यूएनडीपी। ठीक है। इंटरनेशनल रेड क्रॉस हिलाल अहमर, ये भी एक तंजीम है बेटा। ये एक शख्स था हेनरी डोनन, उसने ये बनाई थी। ठीक है। रेड क्रॉस इज़ अ नॉन पॉलिटिकल, रेड क्रॉस जो है वो गैर सियासी थी, नॉन ऑफिशियल, और ये ऑफिशियल भी नहीं थी। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन, और ये पूरी दुनिया के अंदर इंसानी खिदमत कर रही थी, और ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस थी। वॉलंटरी कहते हैं जो खुद ब खुद ही, मैंने बताया था वॉलंटरी जो अपनी मर्ज़ी से अपनी खुशी से काम करना चाहें बगैर किसी मुआवजे के, उसको क्या कहते हैं, वॉलंटरी। तो ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन थी डिवोटेड टू द सर्विसेज, जिसने ख़ुद को मुख्तस कर दिया था खिदमात में, ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत की, इन पीस एंड वार, जंग में भी और अमन में भी। तो ये हिलाल अहमर गैर सियासी थी और इसने ख़ुद को मुख्तस कर दिया था, चाहे जंग हो चाहे अमन हो, उसने इंसानियत की खिदमत करनी ही करनी है। इट वाज फाउंडेड बाय द स्विस बिजनेसमैन, और इसकी बुनियाद एक स्विस बिजनेसमैन ने रखी जिसका नाम हेनरी डोनन था। ये टी जो है इसमें साइलेंट है बेटा। वैन ट्रैवलिंग थ्रू नॉर्थ इटली, जब वो शुमाली इटली में सफ़र कर रहा था इन 1859 में। तो ये बेटा शुमाली इटली के अंदर ना एक जंग हुई थी बहुत, उसमें लोग जो है वो मौत का शिकार हुए थे, और हुई कब थी, ये 1859 में। और ये दूसरी इसकी नॉर्थ इटली की जंग आज़ादी थी। एंड सा द निगलेक्ट थाउजेंड्स ऑफ द वाउंडेड, और इसने देखा हज़ारों ज़ख्मी लोग और जिनको नज़रअंदाज कर दिया गया था। नेगलेक्ट का मतलब नज़रअंदाज, वो पड़े थे बेचारे। एंड डाइंग सोल्जर्स, और मर रहे थे ऐसे सिपाही इन द बैटल ऑफ सोल्फेरिनो की लड़ाई में। ये सोल्फेरिनो बेटा इटली, शुमाली इटली का एक कस्बा है, और इसमें जंग हुई थी, और इसमें हज़ारों सिपाही जो है बेचारे बेयारों मददगार पड़े हुए थे, ज़ख्मी थे और मर रहे थे। तो डोनन ने जब देखा, इसके ये बिजनेसमैन था, बहुत पैसा था इसके पास, उसने कहा मेरे पैसे का क्या फ़ायदा है, मैं इनकी मदद करूं। तो डोनन रिक्रूट वॉलंटियर्स, डोनन ने कुछ रज़ाकार यानी जो अपनी मर्ज़ी से काम करना चाहते थे उनको भर्ती किया फ्राम नियर बाई विलेजेस, करीबी गाँव से, टू हेल्प द मदद करने के लिए, टू रिलीव द सफरिंग, जो लोग मुब्तला थे उनको रिलीफ देने के लिए, ऑफ वाउंडेड सोल्जर्स, जो ये ज़ख्मी सिपाही थे। एट डोनन्स प्ली द फर्स्ट जनेवा कन्वेंशन टुक प्लेस इन 1864। ये डोनट्स ने बेटा एक दरख्वास्त दी, प्ली कहते हैं दरख्वास्त देना। तो डोनट्स की जो दरख्वास्त थी फर्स्ट जनेवा कन्वेंशन में उसने दी थी, टुक प्लेस इन 1864 में। एंड ट्रीट वाज साइंड, और एक मसवदा जो है वो साइन हुआ फॉर द रिलीफ ऑफ वाउंडेड एंड सिक, जो बीमार या ज़ख्मी लोग थे उनको रिलीफ देने का, इन द फील्ड, जो ग्राउंड में होंगे लोग बेचारे, तो उनको गवर्नमेंट ने ये मंजूर किया कि वाकई जो लोग बेचारे मजबूर होते हैं या ज़ख्मी हो गए हैं और वो ग्राउंड में बेयारो मददगार पड़े हैं, तो उनको देखना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। और ये कारनामा किसने दिया, इसी डोनर ने दिया बेटा। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस आर इंडिपेंडेंट, जो इंटरनेशनल कमेटी है रेड क्रॉस की वो आज़ाद है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन है। न्यूट्रल कहते हैं जिसका झुकाव किसी तरफ भी ना हो, ना अमेरिका की तरफ ना किसी और मुल्क की तरफ, बस उसने किसी भी जो है वो फेवर के बगैर, किसी की भी हमदर्दी के बगैर जो है वो इंसानियत की खिदमत करनी है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल इंस्टीट्यूशन है ये। द फाउंडर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेड क्रॉस वाज फॉर्म्ड विच हैज़ ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये फाउंडर ऑर्गेनाइजेशन रेड क्रॉस की ये बनी और इसकी शाखें पूरी दुनिया में मौजूद हैं। तो ये बेटा ये मरूजियाँ बन सकती हैं कि किसने बनाई, ये हेनरी डोनन ने बनाई। और ये कब बनाई, 1859 में। और ये सेल्फरिनो की जंग कब हुई थी, 1859 में। और ये कहाँ का इलाका है, नॉर्थ इटली का है। इस तरह से मरूजियाँ इसके अंदर से बन सकती हैं बेटा। और ये भी बन सकता है कि रेड क्रॉस जो है वो इंडिपेंडेंट है या न्यूट्रल है या अमेरिका की है। वो WHO जो है वो बेटा यूनाइटेड नेशंस ने बना रखी थी, और यूनिसेफ भी यूनाइटेड नेशंस की थी, लेकिन ये जो है ये आज़ाद है। इन 1919 में द लीग ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी वाज क्रिएटेड। जो लीग थी इसकी रेड क्रॉस सोसाइटी की वो इस्टेब्लिश हुई विद द हेडक्वार्टर इन द जनेवा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ बना, जनेवा में। टू कोऑर्डिनेट टू द वर्क ऑफ द नेशनल सोसाइटीज़,
और इसका मकसद क्या था कि जो नेशनल सोसाइटीज़ हैं उनकी मदद से ये काम करेगी। द रोल ऑफ रेड क्रॉस इज़ टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज। रेड क्रॉस का जो रोल है वो इंसानी खिदमात देना है टू विक्टिम्स ऑफ वार्स, जो जंग के ज़ख्मी लोग हैं उनको, और नेचुरल डिसास्टर्स या जो कुदरती आफात आती हैं जैसा कि फ्लड, सैलाब हो गया, अर्थक्वेक, ज़लज़ला हो गया। सर्विस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, या जो लोग आर्म्ड फोर्सेस में खिदमत सर अंजाम देते हैं यानी फ़ौज में होते हैं, उनको फ़र्स्ट एड देना एंड होम नर्सिंग, और उनके घर जाके उनकी देखभाल करना, हेल्थ एजुकेशन और उनको सेहत से मुतल्लिक़ तालीमात देना कि खुदा न खास्ता अगर उनको कोई ज़ख़म लग जाता है या कोई मसला बन जाता है तो वो ख़ुद को कैसे अपनी केयर करके उस ज़ख़म को ख़राब होने से बचा सकते हैं। मैटरनल, माँ की सेहत एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज, और बच्चे की जो बहाली की सर्विसेज हैं उनको डील करना भी इसी रेड क्रॉस का काम है। तो ये रेड क्रॉस ये सारे काम करती है। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएड, ये भी बेटा एक एजेंसी है, ये अमेरिका की है। यूएसएड इज़ अ टेक्निकल कोऑपरेटिव मिशन। यूएसएड जो है वो टेक्निकल कोऑपरेटिव मिशन है। पाकिस्तान हैज़ रिसीव्ड असिस्टेंस इन मलेरिया कंट्रोल, पाकिस्तान इससे मदद लेता है मलेरिया के कंट्रोल में, एंड इरेडिकेशन प्रोग्राम, और जो जड़ से उखाड़ के फेंकने के प्रोग्राम हैं। कंट्रोल ऑफ फिलेरियासिस, और फिलियरियासिस के कंट्रोल में भी ये मदद लेता है यूएसएड से। फिलियरियासिस जो है बेटा एक बीमारी है, ये भी मच्छर के कांटे से ही होती है, और मच्छर एक जो है वो जरसूमा बॉडी के अंदर दाखिल कर देता है जिससे इंसान का जो है लिम्फेटिक सिस्टम वो तबाह हो जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम जैसे हमारी बॉडी में ब्लड सिस्टम है ना, खून है बेटा, इसी तरीके से लिम्फ भी होता है। ये वाइट कलर का मादा है, इसमें वाइट ब्लड सेल होते हैं, और ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो जरासीम हैं उनको पकड़ के मारता है और हमें बीमार होने नहीं देता। ये हमारा इम्यून सिस्टम का एक अहम जुज़ है लिम्फेटिक सिस्टम। लेकिन ये फिलियरियासिस जो है ये लिम्फेटिक सिस्टम को तबाह कर देता है, और ख़ास तौर पे ये जेनिटल एरियाज़ जो हैं जो बच्चा पैदा करने के लिए मेल और फीमेल के उज़्व यूज़ होते हैं उन पे जाके ये अटैक करता है, और उनकी एक तो शक्लें बिगाड़ देता है, दूसरा जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां करता है। ये फिलियरियासिस मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए बेटा, ये फिलियरियासिस के नुकसानात हैं। ये लेग्स का देखें क्या हाल कर दिया इसने। ये देखें लेग्स जो हैं वो भद्दी हो गई हैं, ये देखें कितनी मोटी हो गई, एक टांग बड़ी और एक छोटी। फिलियरियासिस का ये भी काम है कि एक चीज़ को ख़राब कर देगा, एक ब्रेस्ट लटका देगा, एक ब्रेस्ट छोटी रह जाएगी, एक बड़ी हो जाएगी, ये एक टांग बड़ी होगी, एक छोटी होगी। ये देखें जेनिटल एरियाज़ मेल के, ये देखें इनकी शक्लें ही बिगाड़ दी हैं इसने। तो ये फिलियरियासिस है। तो इसके कंट्रोल में भी यूएसएड से मदद ली पाकिस्तान, एंड आल्सो असिस्टेंस इज़ गिवन टू अ मेडिकल एजुकेशन, और ये मदद लेता है पाकिस्तान इनसे मेडिकल एजुकेशन में भी, एंड अलाइड इंस्टीट्यूशंस, और जो अलाइड इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें भी। नेशनल नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, और मुल्क की जो पानी की सप्लाई है और सैनिटेशन है उसमें भी मदद लेता है। एग्रीकल्चर, स्पोर्ट्स, जो हमारे ज़राअत के अंदर उसमें भी मदद लेता है, एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, और फैमिली प्लानिंग के जो प्रोग्राम हैं उनमें भी पाकिस्तान इस यूएसएड से मदद लेता है। देखें कितनी चीज़ों में यूएसएड पाकिस्तान की मदद कर रही है। इन पाकिस्तान यूएसएड असिस्टेड द प्रोग्राम ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, पाकिस्तान के अंदर यूएसएड जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रोग्राम में मदद करता है। इन इम्प्लीमेंटेशन, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, एंड टेक्निकल सपोर्ट बाय ट्रेनिंग मैन पावर, और टेक्निकल सपोर्ट कैसे देनी है। जो ट्रेनिंग मैन पावर है, मैन पावर कहते हैं इंसानी ताकत बेटा, जो लोग ट्रेंड होते हैं किसी भी इदारे के अंदर वो उसकी मैन पावर कहलाते हैं, जो वर्कर होते हैं। ठीक है, तो ये यूएसएड था। फिर आ जाएगी कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर, ये भी अमेरिकन है बेटा। ये केयर के नाम से है। केयर वैसे तो हम हिफाजत को कहते हैं, लेकिन केयर जो है ये सी से बेटा बनता है कोऑपरेटिव, ठीक है, ए से बनता है अमेरिकन, आर से रिलीफ, एंड ई से एवरीवेयर। ठीक है, तो ये केयर जो है ये भी एक एजेंसी है, आपने केयर वो नहीं समझ लेना। केयर इज़ नॉन सेक्टेरियन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, केयर भी नॉन सेक्टेरियन है और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी गवर्नमेंट को इसकी पुष्टपनाही नहीं है। ठीक है, एस्टेब्लिश इन 1946, और ये मारूजी बन सकती है। ये कब एस्टेबल हुई थी? 1946 में। फॉर द इमीडिएट पर्पज़ ऑफ सेंडिंग फूड फ्राम अमेरिकन डोनर्स टू द पीपल इन द वार, और ये इसका फ़ौरन मकसद ये था कि खाना भेजा जाए अमेरिका के जो डोनर्स हैं, खैराती लोग हैं जो देते हैं, उनकी तरफ से जो जंग में मुब्तला लोग हैं उनको खाना दिया जाए। डिवास्टेटेड यूरोप, और जो वार डिवास्टेटेड यूरोप था यानी जो जंग से तबाह हो गया यूरोप था, उसको
अमेरिकन जो मुखय्यर हजरात हैं उनसे उनका भेजा हुआ खाना और यूरोप में भेजा जाए जो जंग से तबाह हो चुका है। व्हेन पोस्ट वार एमरजेंसी प्रोग्राम कंप्लीटेड, जब जंग के बाद का जो प्रोग्राम मुकम्मल हो गया, पोस्ट वार कहते हैं जंग के बाद का। केयर एक्सटेंडेड प्रोग्राम्स टू अदर कंट्रीज़, केयर ने अपना जो दायरा कार है वो दूसरे ममालिक तक बढ़ा दिया। ये केयर बेटा इस एजेंसी का नाम ही है। इन पाकिस्तान में ऑपरेशन बिगन इन 1950, ऑपरेशन शुरू हुआ 1950 में। इट हैज़ बीन हेल्पिंग पाकिस्तान इन मिड डे स्कूल मील प्रोग्राम, और इसने मदद की पाकिस्तान की जो दोपहर का खाना है स्कूलों के अंदर वो दिया इसने। इन प्राइमरी स्कूल में चिल्ड्रन सिंस 1961, बच्चे जो थे 1961 तक, यानी 1950 से 1961 तक उसने खाना दिया बच्चों को दोपहर का। इट हैज़ गिवन हेल्प इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, इसने अद्वियात के मामले में भी मदद की पाकिस्तान की। लिटरेसी तालीम में भी मदद की। वोकेशनल ट्रेनिंग कहते हैं जो जहाँ पर डिप्लोमे वगैरह करवाए जाते हैं उन कॉलेजेस में, वहाँ भी मदद की। एंड एग्रीकल्चर और ज़राअत में भी मदद की। इट आल्सो हेल्प स्कूल्स बाय प्रोवाइडिंग गार्डन टूल्स, इसने स्कूलों की मदद की कि वो उनको गार्डन टूल्स दिए, यानी जो होते हैं ना छोटे छोटे ग्राउंड बनाए होते हैं स्कूलों के अंदर, तो उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले जो आलात थे जैसे कस्सियाँ, रंबियाँ और इसके अलावा जो है बेलचे और घास काटने वाली मशीनें, ये सारी की सारी क्या हैं, ये गार्डन टूल्स कहलाते हैं। और ये भी प्रोवाइड किए स्कूलों को। पंप्स दिए ताकि ग्राउंड को पानी लगाया जा सके। एंड इम्प्रूव्ड सीड्स, और बेहतर बीज फराहम किए टू ग्रो मोर फूड्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खुराक वाले बीज हों और ज़्यादा खाना हासिल किया जा सके। यानी कि जैसे गंदम की फसल है, अगर किसी की फ़ी एकड़ पैदावार 20 मन या 30 मन थी, तो इन्होंने ऐसे बीज दिए कि उसकी पैदावार 50 से 60 मन फ़ी एकड़ पहुंच गई। तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्रो मोर फूड हैं। केयर हैज़ प्रोवाइडेड मोबाइल मेडिकल वैन्स, केयर ने मोबाइल मेडिकल वैन्स जो हैं वो मुहैया की, जो लोगों को गाँव में जाके अद्वियात फराहम करके आती थी। एक्सरे मशीन्स दी। डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स, यानी कि ऐसे आलात जिनसे मुख्तलिफ बीमारियों की तशखीस हो सके, जैसे लेबॉर्ट्री वगैरह के आलात होते हैं वो भी दिए। आई ग्लासेस, और आँखों के हिफाजती चश्मे भी लोगों को तकसीम किए। एंड फ्रेम्स भी दिए। मेडिकल बुक्स फराहम की। मेडिसन अद्वियात फराहम की। एंड विटामिन्स भी फराहम किए। केयर ने भी बहुत सारा काम किया। ये तमाम एजेंसियाँ बेटा, इनका तारुफ दिया जा रहा है कि ये कब बनी, क्या क्या काम किया और पाकिस्तान में क्या कर रही हैं, ठीक है। और इनके रेफरेंसेस बेटा ये मुख्तलिफ़ किताबों से लिए गए हैं, ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं, ठीक है। कि ये बताया है कि ये रेफरेंसेस जो है ये जितनी भी एजेंसियाँ हैं इनकी सारी मालूमात किन किताबों से लेके राबिया खालिद साहिबा ने यहाँ पे दर्ज की हैं। ये इम्पोर्टेंट है बेटा। सैम्पल ऑफ बेसलाइन सर्वे फॉर कम्युनिटी असेसमेंट, ये फॉर्म है, ये हम देखते हैं। इसमें लाजमी वो बच्चियाँ जो CHI यानी कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर के तौर पे काम कर रही हैं, या लेडी हेल्थ वर्कर या लेडी हेल्थ विजिटर, जिनकी जॉब लगेगी तो उनको ये फॉर्म ज़रूर फिल करना पड़ेगा। इसका पता होना चाहिए। ये बहुत आसान है, आपको एक बार देख लें कि मैं समझा देता हूँ तो आपको फॉर्म फिल करना आसान हो जाएगा। तो बेसलाइन सर्वे फॉर्म कम्युनिटी असेसमेंट के लिए है। नेम ऑफ़ द टाउन विलेज, जिस टाउन में आप काम कर रहे हैं उसका पहले तो नाम लिख देना है, जैसे चेक नंबर 144 WB या इस तरह का है। एड्रेस लिखना है कि कहाँ पे ये मौजूद है। नेम ऑफ़ द हेड ऑफ़ द फैमिली का जो हेड है, जैसे कोई भी शख्स जो बड़ा है उस फैमिली का करता धरता है, दादा है ज़िंदा या उसका बाप है, उसका नाम लिख देना है। रिलीजन, मज़हब लिखना है इनका, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं या अदर हैं कोई भी, जैसे यहूदी वगैरह भी पाकिस्तान में मौजूद हैं तो वहाँ पे लिख देना। क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन पे टिक, हिंदू है तो हिंदू पे टिक, मुसलमान है तो मुसलमान पे टिक लगा देना, किसी एक पे टिक लगा देना। लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, पश्तो, बलोची, इंग्लिश, कौन सी बोलते हैं, जो ज़बान बोलते होंगे उसको टिक कर देना है। या अगर कोई और ज़बान बोलते हैं इन खानों में मौजूद नहीं है तो उसका नाम यहाँ लिख के टिक लगा देना है, ठीक है। ये आसान से 20-21 चीज़ें हैं, ये आसानी से फ़ौरन से हो जाएंगी जल्दी जल्दी। फैमिली कंपोजिशन कैसी है उनकी, टाइप ऑफ फैमिली कैसी है, न्यूक्लियर है, जॉइंट है या एक्सटेंडेड है, अलग थलग है, जॉइंट फैमिली रहते हैं या एक्सटेंडेड है या बहुत बड़ी फैमिली है, ठीक है। ये यहाँ पे स्टेटस जो है इसका टिक कर देना है। फिर उसका नाम लिखना है, जितने भी फैमिली के मेंबर हैं। रिलेशनशिप लिखना है, जैसे यहाँ बाप का नाम आ गया, फिर उसकी बेगम का नाम आ गया, फिर उसके बच्चों के नाम आ गए, ठीक है। इनकी उम्रें लिखनी है, जेंडर लिखना मेल या फीमेल,
एजुकेशन तालीम लिखनी है इन सारे खानों में, हर किसी के अलग अलग के कितना पढ़े लिखे हैं, ऑक्यूपेशन काम क्या क्या करते हैं, और इनकम कितनी कितनी जनरेट होती है सबसे। ठीक है, तो ये फैमिली के मेंबर का या ये सारा खाना फिल कर देना आपने। टोटल इनकम जो है फैमिली की यहाँ पे देख लें, टोटल कर लेंगे हम कि अगर 4 लोग कमाते हैं तो अगर 25-25 हज़ार कमाते होंगे तो 1 लाख मंथली बन गया है। तो यहाँ पे इनकम है, टोटल इनकम फैमिली की 5,000 से ज़्यादा है, 5,000 से 10,000 के दरमियान में है, 10,000 से 20,000 के दरमियान में है, 20,000 से 30,000 के दरमियान में है, या 40,000 से ज़्यादा है। इस पर टिक कर देना आपने। फिर आ जाएगा एस्टिमेटेड फैमिली एक्सपेंडिचर, फैमिली के अखराजात जो हैं उसका भी अंदाज़ा लगाना है। जैसे खाने पे वो लोग कितना खर्च करते हैं, क्लॉथिंग कपड़े कितने के ख़रीद लेते हैं, अद्वियात पे कितना खर्च होता है, एजुकेशन तालीम पे फ़ीसें स्कूलों की कॉलेजेस की कितनी जाती हैं, रिक्रिएशन कहते हैं, सैर व तफरी अगर करने जाते हैं तो उस पर कितना ख़र्चा करके आते हैं, यूटिलिटी जो है यूटिलिटी स्टोर पे जो खाने पीने की घी चावल चीनी वगैरह उस पर कितना ख़र्चा करते हैं, स्मोकिंग या अदर अल्कोहल वगैरह, कोई अगर स्मोकर तो नहीं है, सिगरेट वाले, कोई नशा करने वाले तो नहीं है जिस पे ख़र्चा होता हो, या अदर या कोई और अखराजात उनके हों। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट स्पेंड अप्रॉक्सीमेटली यहाँ लिखते जाना है, और टोटल एक्सपेंडिचर्स यहाँ कर देना कि मंथली कितने अखराजात होंगे। यहाँ से हमने ये अंदाज़ा लगाना है कि ये आया कि गरीब लोग हैं या अमीर लोग हैं। कुछ लोगों की आमदनी कम और ख़र्चे ज़्यादा होते हैं, और कुछ की आमदनी ज़्यादा ख़र्चे कम होते हैं। जिसकी आमदनी कम और ख़र्चे ज़्यादा होंगे, ज़ाहिर बात है उसको अपने ख़र्चे पूरे करने के लिए उधार लेनी पड़ेगी, तो वो गरीब में यानी गरीब तस्वर किया जाएगा। और जो अमीर लोग हैं जिनकी यानी कि आमदनी ज़्यादा है और अखराजात कम हैं, तो ये अंदाज़ा हो जाएगा इस गांव के लोग जो है वो ज़्यादा अमीर हैं। जो ज़्यादा अमीर लोग होते हैं ना, उन पे इतनी तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं होती। जिस गांव में या इलाके के लोग ज़्यादा गरीब होते हैं उन पे तवज्जो देने की ज़रूरत होती है। तो ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये आया कि इस चक्के या गाँव के लोग जो हैं वो अमीर हैं या गरीब हैं। ट्रांसपोर्ट कौन सी यूज़ करते हैं, खुद की ओन ट्रांसपोर्ट कहते हैं, खुद की सवारी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाते हैं जैसा कि बसेस वगैरह ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आती हैं। टैक्सी या रिक्शा थोड़ी सी महंगी सवारी होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। ऑफिशियल यानी कुछ ऑफिस की गाड़ियाँ कुछ लोगों को लेके जाती हैं, लेके आती हैं, या अदर्स या कौन सी सवारी यूज़ करते हैं, इनमें से टिक कर देना आपने कोई भी चीज़। फिर कम्युनिकेशन मीडिया के ज़राए क्या है, टेलीफोन यहाँ है, टेलीविज़न है, इंटरनेट है, रेडियो है, न्यूज़पेपर है या मैगज़ीन है, कौन सी चीज़ें यहाँ पे हैं तो वो आपने टिक कर देना है। फिर हेल्थ एंड सोशल सर्विसेज देखनी है यहाँ पे। एनी केस ऑफ द फीवर, कोई भी बुखार किसी को अगर होता है, इफ़ यस कंप्लीट द टेबल आपने कंप्लीट करना है कि किसको बुखार हुआ था, नाम, उम्र उसकी कितनी है, डिजीज़ कितना अरसा रही, ट्रीटमेंट इलाज क्या करवाया, और यहाँ रिमार्क्स लिख देने हैं। जितने लोग बुखार का शिकार हुए हैं इस मंथ के दौरान तो यहाँ पे लिख देना है। यानी केस ऑफ द स्किन डिजीज़, किसी को जल्द की बीमारियाँ हुई हैं जैसे खारशी बीमारियाँ हो गई, अगर हुई हैं तो ये कंप्लीट कर देना। वही सेम चीज़ें, नाम, उसकी उम्र लिखनी है, बीमारी कितना अरसा रही, इसका इलाज क्या किया, और रिमार्क्स लिख देने हैं। सेम इसी तरीके से एनी अदर इलनेस, या कोई और बीमारी हुई है, इफ़ यस अगर हुई है कंप्लीट द टेबल बिलो, नीचे लिख देना जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई और बीमारियाँ हैं बेटा। और फालिज किसी को अगर हो गया है तो उसका नाम लिखना है, एज लिखनी है, डिजीज़, उसकी बीमारी, ट्रीटमेंट और रिमार्क्स लिख देने हैं। एनी वोमेन प्रेग्नेंट, अगर कोई औरत हामला है अगर है तो स्पेसिफाई ग्रेविडा, इसका ग्रेविडा देखना है। प्राइमरी ग्रेविडा है, मल्टी ग्रेविडा है। प्राइमरी ग्रेविडा कहते हैं पहले बच्चे को जन्म देने वाली, और मल्टी ग्रेविडा कहते हैं जो दूसरा, तीसरा या चौथे बच्चे को जन्म दे रही हो, तो वो यहाँ ग्रेविडा लिख देना है। रजिस्टर्ड एट एनी हेल्थ फैसिलिटी, और कोई भी रजिस्टर्ड हेल्थ फैसिलिटी है जैसा कि BHU रजिस्टर्ड होता है, बेसिक हेल्थ यूनिट, RSC रूरल हेल्थ सेंटर, THQ तहसील हेडक्वार्टर, DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, ये अस्पतालों के नाम है बेटा, ये रजिस्टर्ड हैं। अगर कोई ऐसा है इदारा तो यहाँ लिख देना यस, अगर नहीं है तो नो लिखना है। अच्छा, टेकिंग आयरन, ऐसी औरतें जो हामला हैं वो आयरन की टैबलेट ले रही हैं या नहीं, यस या नो लिख देना आपने। आयरन खून बनने के लिए ज़रूरी होता है, जब बच्चा माँ के पेट में हो तो उसको खून की कमी हो जाती है तो उसके लिए आयरन देना ज़रूरी है। फिर फोलिक एसिड ले रही हैं या नहीं, फोलिक एसिड भी खून के बनने के लिए ज़रूरी होता है। टेटनस टॉक्सॉइड वैक्सीन, टेटनस की वैक्सीन लगाई है या नहीं, कंप्लीट की है तो यहाँ कंप्लीट पे टिक करना है, इनकम्प्लीट है तो यहाँ पे टिक करना है, और नहीं लगवाई तो बिल्कुल नन पे टिक कर देना है। ये हिफाजती टिक्के जो बेटा रगड़ वाले टिक्के होते हैं, जो रगड़ लगती है किसी को वो लगवाए जाते हैं, तो ये हामला औरत को भी लगवाए जाते हैं। इसको कहते हैं टेटनस टॉक्सॉइड वैक्सीन, इसलिए शॉर्ट में इसको बोलते हैं TT इंजेक्शन। ठीक है। इफ़ एनी वन गेट्स रिस्क,
अगर कोई भी बीमार हुआ है, वेयर डज शी गो या ही गो, बंदा है या औरत है तो वो कहाँ उसको लेके गए हैं? हॉस्पिटल लेके जाते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में लेके जाते हैं, जो डिस्पेंसरियाँ बनी होती हैं PHU, प्राइवेट क्लिनिक पे लेके जाते हैं, लोकल डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, हकीमों के पास जाते हैं, स्पिरिचुअल हीलर दम दरूद करवाते हैं, या अदर या किसी और के पास जाते हैं, तो स्पेसिफ़ाई करें यहाँ पे। तो आपने ये पूछ के लिख देना है कि अगर कोई बीमार हो तो कहाँ लेके जाते हो, वो बता देंगे आपको। ये BHU साथ अस्पताल है या वहाँ ले जाते हैं, या फ़लाँ डॉक्टर का क्लिनिक है वहाँ ले जाते हैं, ठीक है। तो किसी प्राइवेट क्लिनिक पे लेके जाते हैं तो प्राइवेट पे टिक कर देना है, और अगर किसी हॉस्पिटल पे लेके जाते हैं तो वहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर वहाँ पे टिक कर देना है। वो कहें जी असा तो दरूद दम करवेने आ तो ठीक थी वेने आ, तो फिर स्पिरिचुअल हीलर पे कर देना आपने। एनी इनफर्टाइल कपल, अगर कोई भी ऐसा जोड़ा है जिसको बच्चे ही नहीं हुए, इनफर्टाइल कहते हैं बांझपन जिनको शिकार है, बच्चे ना हों, तो इन द फैमिली में इफ़ यस अगर है तो कंप्लीट द टेबल बिलो, नीचे वाला टेबल आपने फिल कर देना। हस्बैंड और वाइफ का नाम लिखना है, उसका एज उम्र लिखनी है, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज, कितना अर्सा शादी को हो गया, प्राइमरी इनफर्टिलिटी हुई है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी है या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी है। ये बेटा काबिल गौर बात है। कुछ ऐसे जोड़े हैं जिनको फीमेल हैं उनको कभी हमल हुआ ही नहीं, शादी के बाद 10 साल हो चुके, 8 साल हो चुके, कभी हमल हुआ ही नहीं, उसको क्या कहते हैं? प्राइमरी इनफर्टिलिटी। वो शुरू के ही यानी बांझ हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पहले फर्टिलिटी हो चुकी है, हमल हुआ था, एक आध बच्चा भी पैदा हुआ लेकिन फिर बच्चे होना बंद हो गए, या हमल हुआ था किसी वजह से ज़ाया हो गया, बच्चा पैदा नहीं हुआ। जिसको एक बार भी हमल हुआ है वो क्या कहलाएगी? सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, यानी बाद में वो बांझ हुई है, पहले उसको बांझपन का मसला नहीं था। डिजीज़ इफ़ नोन, कोई बीमारी देखनी है कि अगर है तो रिमार्क्स लिखने हैं इसमें, ये हस्बैंड वाइफ पहला और ये हस्बैंड वाइफ दूसरा, ये ऐसे जोड़ों के नाम हैं जो कि बांझ हों। पैरिटी देखनी है, टोटल नंबर ऑफ़ लाइव बर्थ्स कितने जो हैं बच्चे पहले ज़िंदा हैं, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन अलाइव, जितने बच्चे जो ज़िंदा हैं उनकी तादाद लिखनी है यहाँ पे। स्टिल बर्थ कहते हैं बेटा माँ के पेट में ही बच्चा मर जाना, उनकी तादाद लिखनी है, और अबॉर्शन हो जाना इनकी तादाद लिखनी है, ठीक है। ज़िंदा बच्चों की भी तादाद लिखनी है, और जो माँ के पेट में मर गए उनकी भी, और जो अधूरे ज़ाया हो गए उनकी भी, अबॉर्शन अधूरा ज़ाया हो जाना। कपल यूजिंग कंट्रासेप्टिव, अगर कोई जोड़ा जो है माने हमल तरीके यूज़ कर रहा है उसको क्या कहते हैं? कंट्रासेप्टिव, ठीक है। तो वो लिखने हैं यहाँ पे। एक मिनट बेटा, ये आगे पीछे हो गया जी। तो ओरल मुंह के ज़रिए गोलियां खा रही हैं, IUCD इंट्रायूट्राइन डिवाइस रखवाई है, इंजेक्शन लगवाया है, कॉन्डोम का इस्तेमाल कर रहे हैं, या अदर कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो नोट कर देना। इफ़ नो स्पेसिफाई रीज़न, अगर नहीं इस्तेमाल कर रहे तो उसकी वजह भी लिखनी है कि क्यों माने हमल तरीके इस्तेमाल नहीं कर रहे। अच्छा, नो इन्फॉर्मेशनल सर्विसेज, किस वजह से हैं कि ये कि उनको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है माने अमल तरीका इस्तेमाल करने की। डू नॉट बिलीव, वो इन पर यकीन ही नहीं रखते। प्रैक्टिसिंग ओकेजनली, वो कभी कभार इस्तेमाल करते हैं, या अदर या कोई और चीज़ है, यहाँ पे आपने टिक कर देना है। इम्यूनाइजेशन ऑफ द चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स, बच्चों को हिफाजती टीके लगवाए हैं उन्होंने 5 साल से कम उम्र बच्चों को, उनके नाम लिखने हैं बच्चों के। और BCG मेनिंगोकोकल गुराइन, ये बेटा TB के लिए होती है वैक्सीन। डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टेटनस, ये भी वैक्सीन है बेटा। डिप्थीरिया खनाक को कहते हैं, पर्टूसिस कुत्ता खांसी, और टेटनस जो है ये तशन्नुज। ये 3 वैक्सीनें इकट्ठी हैं इसमें, ये लिखते हैं। ये ली हैं पोलियोमाइलिटिस, पोलियो की वैक्सीन ली है। मीज़ल्स खसरे की लगवाई हैं या नहीं लगवाई, तो इनके नाम भी लिखने हैं बेटा। और यहाँ पे जो जो वैक्सीन लगवाई हैं तो ये कंप्लीट करना है आपने, और रिमार्क्स यहाँ पे लिख देने नीचे। फिर आ जाएगा न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है ऑफ चिल्ड्रन 0 से 5 साल ऑफ एज, बच्चों के खुराक का स्टेटस क्या है, बच्चों को खुराक पूरी मिल रही है नहीं, 0 से लेके यानी पैदाइश से लेके 5 साल तक बच्चों को खुराक की कमी का कोई मसला तो नहीं है। इफ़ चाइल्ड शोज़ साइंस ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, अगर बच्चे को खुराक की कमी की जो अलामात मौजूद हों, कंप्लीट द टेबल, तो ये आपने कंप्लीट करना है टेबल बेटा नीचे। ये मराजमस भी बीमारी और क्वाशीरकोर बीमारी है बेटा। बच्चों को अगर खुराक में प्रोटीन नहीं मिलती ठीक से तो बच्चे इंतहाई कमज़ोर हो जाते हैं। ये बीमारियाँ मराजमस और क्वाशीरकोर कहलाती हैं। ये देखनी है आपने। विटामिन A डेफिशिएंसी से बच्चों को अंधापन हो जाता है, ये देखना है। एनीमिया, खून की कमी और रिकेट्स,
विटामिन डी की कमी से बच्चों की टांगें टेढ़ी हो जाना, ये रिकेट्स की बीमारी है। ये मैं दिखाता हूँ आपको मराजमस और क्वाशीरकोर। ये देखें बेटा, ये मराजमस बीमारी है। ये जो बच्चा है मराजमस का शिकार है खुराक की कमी से, और ये क्वाशीरकोर का शिकार है। इसका पेट लटका हुआ है और इसका फैटी लीवर हो गया है, और ये इसकी टांगों पे निशान वगैरह हैं। ये क्या सा है? क्वाशीरकोर है। ये रिकेट्स है बेटा। ये रिकेट्स देखें, इसकी टांगें जो है वो टेढ़ी हो चुकी हैं बच्चे की। ठीक है, ये देखें, ये रिकेट्स है। अंदर भी टेढ़ी हो सकती हैं और बाहर भी टेढ़ी हो सकती हैं। ये रिकेट्स थी। पिक्स इसलिए दिखा दी हैं बेटा ताकि आपको जो है पता हो कि ये फ़लाँ जो बीमारी है, तो ये इसको रिकेट्स है या मराजमस है या क्वाशीरकोर है। आपने तस्वीरें देखी होंगी मेरे लेक्चर में, तो अगर आपको ये चीज़ें भूल भी गई होंगी तो कोई इशू नहीं है, वो फिर आप नेट से सर्च कर लोगी तो इनके नाम वगैरह लिख देने हैं। फिर आपने वाइटल स्टैटिस्टिक्स देखनी है ज़रूरी, बर्थ देखनी है बेटा, डेट ऑफ बर्थ क्या है बच्चे की, जेंडर मेल है या फीमेल, बच्चा लड़का पैदा हुआ या लड़की, माँ का नाम क्या है, बाप का नाम क्या है, रिमार्क्स लिख देने हैं। डेथ्स भी इसी तरीके से, वहाँ पे तो बेटा बर्थ लिखनी है, यहाँ पे अगर कोई बच्चा मर गया है तो सेम उसको मौत की उसकी तारीख लिखनी है। जेंडर लड़का था या लड़की थी, माँ का नाम, बाप का नाम, वजह क्या है मौत की, और रिमार्क्स लिख देने हैं। फिर मैरिज, शादी कब हुई थी, हस्बैंड का नाम, वाइफ का नाम, उनकी उम्रें, कब शादी हुई, डेट ऑफ मैरिज लिखनी है और रिमार्क्स लिख देने हैं। फिर इसी तरीके से फिजिकल इन्वायरमेंट, कैसे जगह पे रहते हैं, हाउसिंग यानी पक्का घर है, सेमी पक्का यानी आधा कच्चा आधा पक्का, बिल्कुल कच्चा घर है, या स्ट्रा हट है, झुग्गी जिसको बोलते हैं बेटा, घास फूस से बनी झोंपड़ी, वहाँ रहते हैं। और सीवेज वाटर डिस्पोज्ड ऑफ, सीवेज वाटर कहते हैं बेटा जो पानी आप किचन वाला या फर्श वगैरह धुलाई करते हो वो सीवेज वाटर होता है, उसको हम ब्राउन वाटर भी कह सकते हैं। इसमें फुजला नहीं शामिल होता, यानी गंदगी पोटी पिशी वाला पानी नहीं होता, ये सीवेज वाटर होता है। तो सीवेज वाटर को कहाँ डिस्पोज ऑफ करते हैं? ड्रेन है कोई, यानी जैसे गटर लाइन है उसको ड्रेन बोलते हैं, या सॉक पिट है, सॉक पिट बोलते हैं। कुछ लोगों ने खुई या खूह बनाया होता है, कुआं जिसको बोलते हैं, वो नीचे से जो सा ना वो कच्चा होता है तो सारा पानी नीचे ज़मीन में ही जज़ब होता रहता है, उसको सॉक पिट कहते हैं। ये देखना है कि इनका पानी का निज़ाम कैसा है। किचन गार्डन में तो नहीं लगाते ये पानी, या अदर्स या किसी जगह पे जाता है इनका जो ये पानी है ब्राउन वाटर, यानी जो आम इस्तेमाल का किचन वगैरह का पानी है। फिर रबिश डिस्पोज ऑफ, जो कूड़ा क्रिकेट है वो कैसे डिस्पोज करते हैं? कंपोजिंग करते हैं उसको, कंपोजिंग कहते हैं काट छाँट करके उसको अच्छे से ठिकाने लगाना। ये तो हॉस्पिटल्स वगैरह में ही होता है अच्छे में, हर जगह पे घरों में ऐसा नहीं होता। या बर्निंग जलाते हैं इसको, या बरिंग या दफनाते हैं, या इस कूड़े क्रिकेट का क्या करते हैं। ये तमाम चीज़ें आपने देखनी है वहाँ पे। कैटल्स मवेशी रखे हुए हैं, और पोल्ट्री हाउस प्रॉपरली, या मुर्गियाँ हैं उनका घर बनाया हुआ है आपने अंदर ही, विद इन होम घर के अंदर है या सेपरेट अलग है। हाउस केप्ट क्लीन, घर साफ़ रखते हैं या नहीं, यस या नो लिखना है। एनी ब्रीडिंग प्लेसेस फॉर इंसेक्ट और रोडेंट्स, कोई भी बच्चे पैदा करने की जगह है। इंसेक्ट जो हशरात होते हैं जैसे काकरोच वगैरह हो गए, या रोडेंट्स हो गए जैसे चूहे वगैरह हो गए, घर में वो तो नहीं पले हुए जहाँ पे वो उन बच्चे देने की जगह और वो अपनी नस्ल बढ़ाते रहें, यस या नो लिखना है। सोर्सेज ऑफ वाटर, पानी के ज़राए क्या हैं, कहाँ से पीते हैं? टूटी का पानी पीते हैं, वेल कुएं से लाते हैं, हैंड पंप नलका है उनके घर में, या सरफेस वाटर या सतही पानी जो होता है, जो कि दरियाओं का, नहरों का, झीलों का पानी यूज़ करते हैं, वो सरफेस वाटर है। कौन सा यूज़ करते हैं वो आपने नोट डाउन करना है। मेंटेन हाइजीन ऑफ वाटर सोर्सेज, और जो वाटर सोर्सेज हैं उनकी सफाई रखते हैं या नहीं, यस या नो यहाँ पे लिखना है बेटा। सोर्सेज ऑफ लाइट, जो रोशनी है उसके ज़राए क्या हैं? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से रोशनी हासिल करते हैं, गैस जलाते हैं, या कैरोसिन लैंप पिछले दौरों में होता था बेटा, मिट्टी के तेल के लैंप से रात को रोशनी किया करते थे, जैसे लालटेन वगैरह होगी वो कैरोसिन लैंप कहलाता था। ठीक है। सोर्सेज ऑफ फ्यूल, कौन सा फ्यूल जो है ईंधन जलाते हैं? गैस पे खाना पकाते हैं, कोयले पे पकाते हैं, लकड़ियाँ, वुड लकड़ियाँ जलाते हैं। तो ये सारे के सारे आपने नोट डाउन कर देने हैं। ये आसान सी चीज़ें हैं। नोट, इन एडिशन टू दिस, इसमें इजाफी चीज़ क्या है? द स्टूडेंट्स हैव टू ऑब्टेन फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट ने अपनी इंफॉर्मेशन मदरा झेल हासिल करनी है बाय ऑब्जर्वेशन और अदर सोर्सेज, अपने मुशाहिदे से या दूसरे ज़राए से। डिस्क्रिप्शन
ऑफ द कम्युनिटी लोकेशन, कम्युनिटी जहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे आपने सर्वे किया है उसकी लोकेशन खुद मेंशन करनी है। जनरल एटमॉस्फेयर ऑफ द होम, घर की आम जो फ़िज़ा थी उसके बारे में खुद से लिखना है। फैमिली रिलेशन और फैमिली के ताल्लुकात कैसे थे, यानी मिलजुल के रहते थे या झगड़ालू फैमिली थी, ये भी लिखना है। जनरल न्यूट्रिशनल स्टेटस और आम उनके खुराक का स्टेटस लिखना है। अच्छा खाना खाते हैं या उनके हालात से पता चल ही जाता है। ऑफ द फैमिली मेंबर का। फिर डेट ऑफ सर्वे, किस डेट को आपने सर्वे किया है। सर्वे कनेक्टेड बाय द नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ स्टूडेंट ने अपना नाम लिखना है और नेम द इंस्टीट्यूशन और किस इदारे से आप ये कोर्स कर रहे हो ये लिखना होता है ये फॉर्म पे, ठीक है। तो ये फॉर्म था बेटा, और अच्छे जो कॉलेजेस हैं उनमें ये फॉर्म फिल करवाया जाता है और बच्चों को भेजा जाता है ताकि उनको प्रैक्टिस हो। तो ये आज का हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। बेटा समझ में आ जाए तो अपने दोस्तों को, साथियों को मेरे चैनल का मशवरा दें। और दूसरा चैप्टर जो है मैटरनल हेल्थ प्रैक्टिस, माँ की जो सेहत है उसको अमली जामा पहनाना, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।